हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम बजट डेफिशिएट पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता है। ये हमारी यूनिट 4 है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की यूनिट 4 बजट एंड बजटरी डेफिशिएट में से ये क्वेश्चन आता है। बजटरी डेफिशिएट क्या होता है, इसके बारे में हमें लिखना है और इसके जो भी मेजर्स हैं आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल एंड यूज़फुल वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और भी वीडियोज़ बनाने का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट नोट ऑन बजटरी डेफिशिएट। क्या होता है ये बजटरी डेफिशिएट? व्हेन द बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड इट्स बजट रिसिप्ट। जब बजट का जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जो बजट का जितने भी खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, वो ज़्यादा हो जाते हैं बजट की रिसिप्ट से, यानी कि जितना प्राप्त कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर खर्चा हो रहा है, देन इट इज़ नोन एज बजट डेफिशिएट। तब ये क्या कहलाएगा? बजट डेफिशिएट कहलाएगा, यानी कि बजट की कमी होना। एक तरीके से डेफिशिएट का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। तो बजट डेफिशिएट इज़ द एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द टोटल रिसिप्ट, कि भाई जितना टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो पोर्शन हमारा बजट डेफिशिएट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, BD यानी कि बजट डेफिशिएट इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ बजट डेफिशिएट क्या होते हैं, कि कितने टाइप के हमारे बजट डेफिशिएट होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट डेफिशिएट। 3 टाइप के हमारे बजट डेफिशिएट होते हैं। पहला, रिवेन्यू डेफिशिएट। रिवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है? व्हेन द रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर लेस देन इट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट है गवर्नमेंट की वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो रहा है और आपकी जो रिसिप्ट है रिवेन्यू रिसिप्ट है वो कम है, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या होएगी? रिवेन्यू डेफिशिएट होएगी। ऐसे ही इसका फॉर्मूला हमें गिवन है कि RE जब जो है बड़ा होगा RR से, यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें रिवेन्यू डेफिशिएट के बारे में कुछ और भी बातें कही गई हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसिप्ट हैव देयर रिलेशन विद द रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो रिवेन्यू का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट को करने ही होते हैं, ठीक है। जो आज मतलब कि उनकी दिनचर्या के जो भी होते हैं ना, रिकरिंग एक्सपेंसेस उनको हम बोलते हैं, तो ये गवर्नमेंट को करने ही पड़ते हैं। In the underdeveloped country like India, government has to make much expenditure on administration and maintenance for which it has to raise loans। कि underdeveloped country में अगर गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस बनाए रखनी है तो गवर्नमेंट क्या करती है? फिर लोन लेती है, क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर दिस ईदर द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके लिए क्या कर सकती है रिवेन्यू डेफिशिएट के लिए? या तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए, या फिर अपने जो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे हम रिवेन्यू डेफिशिएट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है। फिस्कल डेफिशिएट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हमारा रिवेन्यू और कैपिटल दोनों आएगा। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था कि हाँ भाई, रिवेन्यू डेफिशिएट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें क्या आता था? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता था और क्या आता था? रिवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो तो था रिवेन्यू, जो गवर्नमेंट के क्या होते हैं? रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, रिकरिंग, ठीक है। एक होता है हमारा कैपिटल वाला जो गवर्नमेंट आए दिन नहीं करती, जो कभी कभी होते हैं। तो जो ये फिस्कल डेफिशिएट है ना, ये इन दोनों का जो है मिश्रण है एक तरीके से। एक मिनट मैं देख लेती हूँ कि अगर कैपिटल का हमें गिवन है तो नहीं।
तो मैं आपको बता दूं कि ये रिवेन्यू एंड कैपिटल दोनों मिक्स होते हैं इसमें, यानी कि दोनों को ऐड करके जो भी आता है वो होएगा इसमें, ठीक है। फिजिकल डेफिशिएट इज़ दी एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, कि हाँ भाई एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा ज़्यादा होगा और हमारी रिसिप्ट जो है वो कम होएगी, जिसमें हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी लेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी लेंगे, ठीक। अब फिजिकल डेफिशिएट के बारे में क्या बोला गया है, एफ डी इज इक्वल टू बजट बी ई माइनस बी आर, यानी कि बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसिप्ट्स को माइनस करना है, ठीक है, जिसमें हम बोरोइंग्स को नहीं लेंगे, ठीक है, बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फिजिकल डेफिशिएट निकल करके आ जाएगा, जिसमें हम रिवेन्यू और कैपिटल को लेते हैं दोनों को, ठीक है। लेकिन हम बोरोइंग्स को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जब भी हमें फिजिकल डेफिशिएट कैलकुलेट करना होगा हम क्या करेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दोनों को लेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें बोरोइंग्स को इसमें ऐड नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना, हमें ये बात ध्यान रखनी है जब भी हम फिजिकल डेफिशिएट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि फिजिकल डेफिशिएट जो है वो इक्वल होती है किसके, टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जितनी भी टोटल बोरोइंग्स होती है उसकी इक्वल होती है ये फिजिकल डेफिशिएट। आगे हमसे बोला गया गवर्नमेंट हैज़ टू रेज मोर लोन्स, गवर्नमेंट को ज़्यादा लोन लेना पड़ता है फिजिकल डेफिशिएट की वजह से। आरबीआई इशू न्यू नोट फॉर गिविंग लोन टू द गवर्नमेंट, आरबीआई जो है वो नए नोट्स इशू करते हैं, गवर्नमेंट को लोन देते हैं, जिससे कि क्या होता है, विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में। कॉन्सिक्वेंटली ए सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन अराइजेज, यानी कि महंगाई की सिचुएशन बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब हमसे कोई पूछे कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब आती है, तो हमें याद रखना है कि जब भी मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ती है तो इन्फ्लेशन होता है, ठीक। और ऐसे ही अगर मनी की सप्लाई कम होती है तो क्या होगा, डिफ्लेशन होगा, हमें याद रखना है ये। अब हम बात करेंगे प्राइमरी डेफिशिएट की। प्राइमरी डेफिशिएट के बारे में क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिशिएट एंड द इंटरेस्ट पेड इज टर्म्ड एज प्राइमरी डेफिशिएट, कि फिजिकल डेफिशिएट और इंटरेस्ट पेड के बीच में जो भी डिफरेंस होगा इनका वो कहलाएगा प्राइमरी डेफिशिएट। अभी हमने पढ़ा था फिजिकल डेफिशिएट के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब हम प्राइमरी डेफिशिएट निकालेंगे हम क्या करेंगे, फिजिकल डेफिशिएट में से जो भी हमने इंटरेस्ट पे किया है उसको माइनस करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेफिशिएट कहलाएगा। This information is obtained through primary deficit, that how much is the loan related need of the government excluding the interest, कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये ली गई है थ्रू प्राइमरी डेफिशिएट के द्वारा, कि हाँ भाई कितना लोन जो है वो गवर्नमेंट की ज़रूरत है, कितने लोन की, जिसमें हम इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट को हटा के जो भी हमें हमारा बचता है ना वो हमारा प्राइमरी डेफिशिएट है। जैसे कि मान लो आपने फिजिकल डेफिशिएट निकाल लिया, ठीक है, जितनी भी उसकी अमाउंट आई या जो भी वैल्यू आई, उसमें से अगर आप इंटरेस्ट की वैल्यू को माइनस कर दोगे ना तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्राइमरी डेफिशिएट निकल करके आ जाएगा, ठीक। इट कैन बी सेड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव गिवन स्टडी दैट बजट डेफिशिएट इज़ द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। अब हमें कुल मिला के यही पता लगा है कि बजट डेफिशिएट क्या होता है, कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं लेकिन प्राप्तियाँ कम हैं, वही हमारा क्या है, बजटरी डेफिशिएट। अब हम बात करेंगे इसके मेजर्स की, कि कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, कैसे बजटरी डेफिशिएट को आप कंट्रोल कर सकते हो, इसके कुछ मेजर्स हैं। पहला मेजर आपको स्क्रीन पे गिवन है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सबसे पहला मेजर है कि गवर्नमेंट के जो भी खर्चे हैं उनको कम करो, रिड्यूस करो उनको। गवर्नमेंट मेक डेवलपमेंटल एज वेल एज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इन मच वॉल्यूम। गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल खर्चा हो या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो, ठीक। द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड होता है, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें हम एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन इन सब को लेते हैं। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं तो आप बता सकते हो कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर,
ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये हमारे। गवर्नमेंट कैन कंट्रोल, गवर्नमेंट कैन कंट्रोल इट्स डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बाय गिविंग द प्राइवेट सेक्टर मोर इम्पोर्टेंस। अब आप गवर्नमेंट कैसे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है, बाय गिविंग द प्राइवेट सेक्टर मोर इम्पोर्टेंस, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के कि हाँ भाई प्राइवेट सेक्टर जो है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस को देख लेगा, इधर से गवर्नमेंट अपने ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को थोड़ा कम कर देगी, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जिसमें हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हो गई, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इकोनॉमिक सब्सिडी हो गया, ग्रांट्स हो गए, ये सब नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। इट इज़ एसेंशियल टू मेक दीज एक्सपेंसेस, मतलब लेकिन इन खर्चों को करना तो ज़रूरी होता ही है ना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी ज़रूरी है, सब्सिडी देना ज़रूरी है, ग्रांट देना, मतलब ये एक तरीके के वेलफेयर के लिए होते हैं, ठीक। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक एफर्ट लगाना चाहिए कि कैसे इन एक्सपेंसेस को कम किया जा सके, जिससे कि हमारा बजट डेफिशिएट जो है वो कंट्रोल हो सके। दूसरा आता है हमारा इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट रिसिप्ट। अब दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे कि अब हम अपने घर में क्या कर सकते हैं कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, तो अब हम क्या करेंगे, या तो अपने खर्चे को कम करेंगे। दूसरा अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी अपनी क्या बढ़ा सकती है, रिसिप्ट्स बढ़ा सकती है। अनदर मेजर टू कंट्रोल द डेफिशिएट इज़ टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रिसिप्ट। अपनी गवर्नमेंट क्या करे कि जिससे कि गवर्नमेंट की प्राप्तियाँ बढ़ जाएँ, तो गवर्नमेंट रिसिप्ट कैन बी इंक्रीज थ्रू टैक्सेस एंड डिसइन्वेस्टमेंट। पहला वर्ड आया टैक्सेस का, दूसरा वर्ड आया डिसइन्वेस्टमेंट का। अब ये टैक्सेस तो आपको पता ही होगा कि टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट की जो मेन इनकम होती है वो टैक्स से ही होती है, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे टैक्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी कि इन टैक्स का जो बर्डन है वो रिच पर ज़्यादा होता है, अमीरों पर ज़्यादा होता है। एज अगेंस्ट इट द इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रेग्रेसिव होता है, क्योंकि ये सब पर ही लागू होता है ना। मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है वो रिच पर ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सभी पर लागू होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम रेग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। दस एनी पर्सन विल फेवर द डायरेक्ट टैक्स फॉर इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट रिवेन्यू। तो इस प्रकार जो है कोई भी पर्सन जो है वो डायरेक्ट टैक्स का फेवर करके गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ा सकता है। लेकिन कंट्री लाइक इंडिया में क्या होता है, अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट पे द इनकम टैक्स, कि बहुत सारी लार्ज पार्ट है जो इनकम टैक्स पे ही नहीं करती। तो दस हेयर द स्कोप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज़ ब्रॉडर। और लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इस्टेब्लिश अ बैलेंस बिटवीन बोथ दीज टाइप ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि इन दोनों टैक्सेस में कैसे बैलेंस कर सके, जिससे कि क्या होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट बढ़े, गवर्नमेंट की प्राप्तियाँ बढ़ें, और जो टैक्स बर्डन है लोगों पर ज़्यादा भी ना हो, ठीक। मोर ओवर द गवर्नमेंट शुड कीप इन माइंड वाइल इंक्रीजिंग द टैक्सेस। इसलिए गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है जब भी वो टैक्स को बढ़ा रहे हैं कि भाई इससे कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। अब बात कर लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अ रिडक्शन इन द पास्ट प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, कि आपने जो भी आपकी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर दिया है, उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इज़ द सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जनरली इसको हम यही बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने एंटरप्राइजेस को बेच देगी, एक तरीके से उसको हम क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। When a continuous increase is experienced in the budget deficit, जब लगातार ही बजट डेफिशिएट हो रहा है तो डिसइन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। हमें याद रखना है, गवर्नमेंट तभी ये फैसला लेती है जब लगातार ही बजट डेफिशिएट हो रहा है, तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है। इसके लिए कॉन्टीन्यूसली लॉस बियरिंग एंटरप्राइजेज ऑफ द गवर्नमेंट आर प्राइवेटाइज। तो जो लॉस बियरिंग एंटरप्राइज होते हैं, जहाँ से सिर्फ लॉस ही आ रहा है, गवर्नमेंट उन एंटरप्राइज को बेच देती है, प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन कंट्री लाइक इंडिया में क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट इज़ द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू। जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो क्या है, गवर्नमेंट का मेन सोर्स है रिवेन्यू का। इवन इफ दीज एंटरप्राइजेज आर प्रोवाइडिंग प्रॉफिट, भले ही
वो जो एंटरप्राइज है गवर्नमेंट को प्रॉफिट ही क्यों ना दे रहे हों, लेकिन गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, मतलब बेचना ही पड़ता है एंटरप्राइजेस को। मोर ओवर डिस इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी मेड व्हेन द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो हम डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो तब भी हो सकती है, कैन ऑल्सो बी मेड तभी हो सकती है व्हेन द अमाउंट रिसीव फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट इज़ टू बी इन्वेस्टेड एट सम अदर प्लेस, कि जो भी अमाउंट मिली उस डिसइन्वेस्टमेंट से उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। तो डिसइन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी यूज फॉर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को जो वो पैसा मिला उस एंटरप्राइज को बेच के, अगर वो पैसा गवर्नमेंट किसी ऐसी जगह पे लगाती है जहाँ से गवर्नमेंट एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है दोबारा से, तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो अनप्रोडक्टिव कर रही है खर्चा, जहाँ से फिर उससे कुछ नहीं मिलेगा, वो पैसा मतलब एक तरीके से खर्च ही हो जाएगा और दोबारा नहीं आएगा गवर्नमेंट पे, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये बोला गया है। इट कैन बी सेड इन ब्रीफ दैट द बजटरी डेफिशिएट कैन बी कंट्रोल ईदर बाय डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और बाय एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट रिसीव, या तो खर्चे कम कर दो या फिर इनकम बढ़ा लो। अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ करके गवर्नमेंट अपना बजटरी डेफिशिएट कंट्रोल कर सकती है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।